गए वो भी हमको घर पे ही तैयार करना, उसको हम प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती समझ लीजिए प्रकृति पे आधारित। प्राकृतिक खेती के लिए हमको, जैसे हमारा मेन टारगेट है प्राकृतिक खेती को ही जीरो बजट खेती कहते हैं। जीरो बजट मतलब जिसमें हमको लागत जो है वो बिल्कुल जीरो करना है और हमारी आय को बढ़ाना है। तो जैसे हमारी सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी टारगेट है कि प्राकृतिक खेती पूरे देश भर में हो। जैसे सिक्किम और उधर चले जाइए हिमाचल प्रदेश, उसमें बहुत बड़े स्तर पे प्राकृतिक खेती की जा रही है। अच्छा, अब ये हमको ये बताइए, कोई किसान भाई बता सकता है क्या कि प्राकृतिक खेती करने की हमको क्या आवश्यकता है? क्यों हमको प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है? हम तो रासायनिक खेती कर रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि हम ज़्यादा उत्पादन करने लगे हैं, तो हमको प्राकृतिक खेती की क्यों आवश्यकता है? बता सकता है कोई किसान? जो वैज्ञानिक सब लोग बतावें, पहले प्राकृतिक खेती होती थी, फिर वैज्ञानिक लोग हमारे उसको ले गए रासायनिक खेती की तरफ। अब आज उनको फिर महसूस हो रहा है कि अब हम किसान को ले चले प्राकृतिक खेती की तरफ। तो जो आप लोग अनुसंधान करेंगे, जिधर हमको ले चलेंगे उधर हम चलेंगे। और प्राकृतिक खेती जो मेन आशा है कि प्रकृति पर निर्भर हो। बिल्कुल सही। आप देखिए, जब भारत आजाद हुआ 1947-48-1950 के करीब, आप देखते थे उस समय कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं था, कोई भी खाद नहीं थी और उस समय जो है हाइब्रिड बीज भी नहीं थे। तो उस समय जो है क्या किया गया, उस समय जो है उत्पादन हमारा बहुत कम था। उसके बाद जो है हमको जो है उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता हुई, तो हमने जो है हरित क्रांति अपनाया। तो हरित क्रांति जब भारत में आई 1966-67 में, तो उस समय जो है हमको आवश्यकता थी हरित क्रांति लाने की, क्योंकि हमारा उत्पादन बहुत कम था। इतनी हमारी जो जनसंख्या थी, तो उसको जो है भरण पोषण करने के लिए हमको जो है हरित क्रांति की आवश्यकता थी। लेकिन हमने उस समय ये नहीं सोचा कि जो हम खाद और जो बीज प्रयोग कर रहे हैं वो और दवा जो प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी मिट्टी के लिए कितने खतरनाक होगी, आने वाली समय में कितनी खतरनाक होगी। ये क्या उस समय हम लोगों ने सोचा था? नहीं सोचा था। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने सबसे पहले हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया। तो हाइब्रिड जो बीज होते हैं उनको खाद की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है, पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसके साथ उसको जो है हमको देखरेख की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं, जैसे हाइब्रिड बीज हमने लगाया तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा हमने जो है खाद प्रयोग। जैसे हमने यूरिया डाला, तो यूरिया में आप देखते हैं 46% नाइट्रोजन होता है, 54% क्या है यूरिया में? नमक। 54% जो है वो फिलर तत्व नमक होता है। तो जैसे नमक हमारी मिट्टी में जाता है, नाइट्रोजन तो पौधा प्रयोग कर लिया, लेकिन जो नमक जो गया तो हमारी जो मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसको खराब करेगा या अच्छा करेगा? खराब करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरीके से DAP है, इसी तरीके से सिंगल सुपर फास्फेट है। जो उसमें मूल तत्व है उसको तो पौधा प्रयोग कर लेता है, लेकिन जो बचा जो फिलर तत्व होता है वो हमारी मिट्टी के लिए कितना खतरनाक है। इस बात को आप लोगों को आभास है कि नहीं आभास? अच्छा, दूसरी बात ये आभास इसलिए नहीं है सर, क्योंकि नाइट्रोजन तो लिख दिया गया बैग पर, लेकिन नमक तो लिखा ही नहीं कि तो किसान जान कहाँ पाएगा? वो उस पे लिखा तो है 46% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो लिखा, बाकी 54% लिखा ही नहीं गया, तो किसान कहाँ से जान पाएगा? है ना, उसके सप्लीमेंट है लेकिन लिखा नहीं गया, तो का नाम नहीं लिखा गया। हाँ, नाम नहीं लिखा गया तो किसान कहाँ जान पाएगा? आप ये समझिए कि आज आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो सब्जी ला रहे हैं, मार्केट से सब्जी लेकर आ रहे हैं, तो आप ये सोचे हैं कि जो हम सब्जी खरीद रहे हैं कि वो कितनी खतरनाक है। आप देख रहे हैं कि उसमें जो है सब्जी में कल किसान ने साथ में रसायन डाला, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाला है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वो सुबह उस सब्जी को तोड़ा, मार्केट लेकर गया और मार्केट से हम खरीद के लाए, उसकी सब्जी बनाई। तो हमको क्या पता है कि इसमें इंसेक्टिसाइड है कि नहीं है? तो हम उसको खाएंगे जब कीड़ों के लिए इतना खतरनाक है, तो हमारे लिए खतरनाक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा?
तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियां होंगी कि नहीं होंगी। आप देखिए हरियाणा, पंजाब, वहाँ के किसानों ने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और खाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ की मिट्टी जो है ऊसर होने लगी कि नहीं होने लगी, बताइए आप लोग, होने लगी कि नहीं होने लगी? होने लगी ना। आप देखिए हरियाणा, पंजाब में कैंसर ट्रेन चलाई जाए, क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट बढ़ गए हैं। कैंसर पेशेंट क्यों बढ़े हैं? क्योंकि हमने इतना रसायन का प्रयोग, केमिकल का प्रयोग, जो जाके हमारे जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देता है, जिसके कारण जो है कैंसर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, तो हमको प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना है। प्राकृतिक, अच्छा, प्राकृतिक खेती के लिए सबसे पहला हमको एक गाय पालना है। इसमें कितने लोगों के पास देसी गाय है? देसी गाय है या विदेशी गाय है? हमने से देसी है। हाँ? देसी गाय है। देसी गाय है। हाँ, 1.5 लीटर दूध देती। 1.5 लीटर। हाँ। विदेशी गाय कितने लोगों के पास है? विदेशी गाय आपके पास कौन सी विदेशी? जर्सी। भैया आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या भैया? अच्छा, साइंस टीचर। हम क्या बता रहे थे? सबसे पहले आपको देसी गाय, तो देसी गाय और विदेशी गाय में कोई किसान भाई हमको क्या अंतर बता सकता है कि देसी गाय हम कैसे पहचानेंगे, कैसे विदेशी गाय बता सकता है कोई किसान भाई? देसी गाय के सींग होता है, हल्की होता है, गाय दूध कम देता है, लगाओ तो 10-20 दो लात मारत है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो आप देखते होंगे कि जो विदेशी नस्ल की गाय है, उसकी जो गर्दन है और जो पीठ होती है वो एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जो हमारी देसी गाय है तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा ढीला हो, उबड़ पाए, हल्का। इसी तरीके से आप जो है देखेंगे कि जो हमारी देसी नस्ल की गाय है उसका जो गलकंबल आप लोग समझ रहे हैं, उसमें जो है हल्का होता है, छोटा होता है, लेकिन विदेशी नस्ल की जो गाय है उसमें गलकंबल ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा लंबा लगता है विदेशी नस्ल की गाय। तो प्राकृतिक खेती के लिए हमको सबसे पहले देसी गाय की आवश्यकता है। तो आप ये हमसे पूछ सकते हैं कि साहब देसी गाय ही क्यों, भैंस क्यों नहीं, घोड़ा क्यों नहीं, गधा क्यों नहीं, या बैल क्यों नहीं, पूछ सकते हैं कि नहीं? एक चीज दिक्कत है सर, हाँ। देसी गाय अगर बछवा नहीं दे तो कौन काम जाए, तुम बताओ। पहले बछड़ा से खेत जोता जाता है, हाँ। बछड़ा बिक जाता था, हाँ। अब बछड़ा कहाँ जाएगा? अब बछड़ा कहाँ जाएगा? क्या कह रहे हैं? चलो सब देसी बछवा जब आ जाएगा अब सिमने कि हमको देसी गाय का 10 किलो गोबर प्लस 10 किलो देसी गाय का मूत्र, और क्या चाहिए? बेसन चाहिए, गुड़ हाँ? चाहिए। हाँ, 1 किलो हमको पेन तो दो। बेसन चाहिए और 1 किलो हमको गुड़ चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ? मिट्टी बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 फुट, क्या समझ लीजिए 50 ग्राम या 100 ग्राम आप ले सकते हैं। मिट्टी अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाए तभी कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या करना है कि जो हमारा सबसे पहले एक छोटे बर्तन में जो 10 किलो जो गोबर है उसी में जो है मूत्र डाल के 10 लीटर और पानी डाल करके उसको हम घोल लेंगे।
उसके बाद आपको पूरा ड्रम में डाल दीजिए घोलने के बाद। फिर क्या करना है आपको, जो गुड़ है और बेसन है उसको भी आप जो है एक छोटे बर्तन में घोल लीजिए। घोलने के बाद आप ड्रम में डाल दीजिए। तो आपका जो 200 लीटर का ड्रम है तो उसमें डाल दीजिए। फिर आप उस ड्रम को पूरा 200 लीटर पानी से भर दीजिए। 200 लीटर पानी से आप भर लीजिए। भरने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी है आपकी 50 ग्राम मिट्टी, घुमाने के बाद आप लोग एक टाट का बोरा हो उससे आप जो है ढक के रखिएगा। और रखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो ड्रम होगा उसको आपको जो है छायादार स्थान में ही रखना है। बोरी में भर के 24 से 48 घंटे के लिए छायादार में स्थान में रखने के बाद आपको आपका ये जो है 48 घंटे बाद तैयार हो गया। इसको आप 6 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। ये सूखा खाद है आपका घन जीवामृत, इसको आप 6 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। इसको प्रयोग हमको 1 एकड़ में कितना प्रयोग करना है घन जीवामृत? नहीं, ये लोग प्रशिक्षण लिए हैं ना। अब यही लोग किसानों को उसमें जाएंगे। 1 एकड़ में हमको नहीं 1 एकड़ में हमको 5 से 10 कुंटल, 1 से 5 से 10 कुंटल प्रति एकड़ हमको प्रयोग करना। हमको जब लास्ट अंतिम जब जुताई करेंगे फसल बुआई के पहले की, उस समय हमको इसको मिलाना है। हाँ, बुआई के पहले जब अंतिम जुताई करेंगे उस समय हमको प्रयोग करना है। इसको जो है 6 महीने तक कर सकते हैं। ये आपका घन जीवामृत हो गया। तो क्या जब आप अंतिम जुताई में प्रयोग करेंगे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट फसल पे प्रयोग किया जाएगा? कि मान लीजिए धान की फसल है तो ऊपर से भी डाल सकते हैं? नहीं, ऊपर से इसको नहीं डाल सकते। ऊपर से नहीं डाल सकते। इसको ऊपर के लिए तो आपका जीवामृत है जी, जीवामृत आप डालेंगे ना। जी। ये क्या करेगा, आपकी जो जड़ें हैं उसको मजबूत करेगी, पौधे की वृद्धि और विकास अच्छा करेगा, जिससे फूल आएंगे और जिससे आपका उत्पादन अधिक होगा। जो जीवामृत है, अगर आपकी खड़ी फसल है, जैसे हमने गेहूं की बुआई करनी है, तो जब हम पहली बार जीवामृत का छिड़काव करेंगे तो पहला छिड़काव हमको बुआई के 21 दिन के बाद किया जाता है। तो पहला जब छिड़काव करेंगे तो हम 10